Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Everyone, welcome back to DK Education Academy. This is exercise 1.1 chapter 1 sets class 11th मैथमेटिक्स। बच्चों आई होप कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसका इंट्रो कराया था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और मैंने आपसे कहा भी था कि एक बार आप सेल्फ ट्राई ज़रूर करें एक्सरसाइज 1.1 को, और मैंने कहा था कि आपसे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट फिर भी अगर किसी का कोई भी डाउट आया है तो मैं आज करा देता हूँ और ये एक्सरसाइज कराऊंगा मैं पूरी, अच्छे से देखना आप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चे आप। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स क्वेश्चन मार्क जस्टिफाई योर आंसर। कहता है कि इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है, आपने ये बताना है, और कहता है कि अपने आंसर को जस्टिफाई भी कीजिए, ठीक है। चलो देखते हैं 1 बाय 1। पहला है नंबर 1, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप उन मंथ्स की कलेक्शन कीजिए, ठीक है, ईयर में से जो जे से स्टार्ट होता हो, है ना। आप जे से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जे से जनवरी आता है ना। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना। जून के बाद जुलाई आता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुछ नहीं आता फिर, है ना, ठीक है। तो देखिए बच्चे, हमने 3 ऑब्जेक्ट की कलेक्शन की है, और अगर मैं इसको देखूं या मैं कलेक्ट करता तो मैंने भी यही करूँगा, और अगर आप करते तो आप भी यही कलेक्ट करते हैं ना। तो ऐसी कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जो कलेक्शन मैंने की है वही कलेक्शन आप भी करेंगे तो सेम कलेक्शन है, तो इट मीन्स ये वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगी, है ना। तो ये एक सेट है, यस इट इज़ अ सेट, है ना। ओके चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में लिखा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। यानी कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स बताने हैं आपने इंडिया में ना। अब एक बात बताइए, देखिए राइटर्स हो सकता है कि मोस्ट टैलेंटेड मेरी निगाह में अलग हो और आपकी निगाह में अलग हो, है ना। हो सकता है कि मैं कुछ और सोचता हूँ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के बारे में और आप कुछ और सोचते हैं, तो इसीलिए ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये सेट भी नहीं है, है ना। तो ये सेट नहीं है, और अगर हम रीज़न की बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, ठीक है। ओके तो देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिखा है बच्चे अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि वर्ल्ड में आपने 11 बेस्ट क्रिकेटर बताने हैं, बैट्समैन, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे भी अगर वही वाली बात आ रही है बेस्ट की, तो अगर मैं देखूँ तो मेरे को तो बच्चे नंबर 1 पे वीरेंद्र सहवाग अच्छा लगता है, देन अपना विराट कोहली, रोहित शर्मा। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ और पसंद हो, है ना। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड तो नहीं हो सकती ना, ठीक है, क्योंकि जो 11 बैट्समैन मेरे को अच्छे लगते हैं वो शायद हो सकता है कि आपके लिए बेस्ट ना हो, है ना। तो इस टाइप की कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहेंगे, तो ये भी सेट नहीं है, क्योंकि वही पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है यहाँ पे भी ना। अच्छा ठीक है, थर्ड के बाद फोर्थ देखते हैं एक बार। फोर्थ में लिखा है बच्चे द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। यानी कि आपने कलेक्शन करनी है सभी बॉयज़ की आपकी क्लास के अंदर। अब देखिए बात ये है कि यहाँ पे है ना थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है एक्चुअली कन्फ्यूज़न क्या है कि बच्चे, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ कि चलिए कोई बच्ची है शिवानी, है ना। शिवानी अपनी क्लास में नंबर ऑफ़ बॉयज़ को काउंट करती है, तो हो सकता है मे बी 10 हो, 11 हो, 12 हो, डजेंट मैटर, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन वहीं पे अगर कोई दूसरा बच्चा है ईश और वो काउंट कर रहा है लेट्स सपोज, तो हो सकता है कि उसकी क्लास में वो अलग बच्चे हों, नंबर ऑफ़ बॉयज़ अलग हों, और शिवानी की क्लास में नंबर ऑफ़ बॉयज़ अलग हों, है ना। ये पॉसिबिलिटी है। बट अगर ईश और शिवानी दोनों एक ही क्लास में हों, सेम क्लास में स्टैंड कर रहे हो, और तब वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ को अगर काउंट करेंगे तो शिवानी भी वही काउंट करेगी जो ईश काउंट करेगा, है ना। तो इन दैट केस ये सेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि वो दोनों ही बच्चे या 2 से ज़्यादा बच्चे, जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे सेम क्लास में होने चाहिए। उस केस में ये सेट कहलाएगा, अदरवाइज ये सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है बेटा द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। देखो कलेक्शन करनी है आपने सभी नेचुरल नंबर की जो 100 से कम है। अब लेस देन 100 अगर मैं बात करूं तो आप ये जानते हैं अच्छे से कि लेस देन 100 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 99 तक होंगे, है ना। तो मैं भी यही कलेक्ट करूँगा ना, देखो ना, मैं भी यही कलेक्ट करूँगा 1 2 3 डॉट और लास्ट में 99, क्योंकि लेस देन 100 है। और आप भी यही कलेक्ट करेंगे बेटा। ये तो नहीं है कि आपके लिए नंबर्स अलग हो जाएंगे और मेरे लिए अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सेट है, इट इज़ अ सेट, है ना। ओके तो देखते हैं नेक्स्ट। कहता है कि अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं, तो वो तो बच्चे उसकी तो हम लिस्ट बना सकते हैं ना, और जितनी भी लिखी हैं सेम लिस्ट मैं भी बनाऊंगा, है ना, और आप भी वही लिस्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे तो कोई चेंज है नहीं।
तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक कलेक्शन जो है वो सेट है ना, उसको हम सेट कह सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स की कलेक्शन करनी है। अब इवन इंटीजर्स पता नहीं कहाँ तक है, कलेक्शन करनी है ऑल इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर देखिए मैं ये कलेक्ट करूँगा 2 4 6 8 डॉट 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 एंड सो ऑन, और जहाँ तक मुझे लगता है आप भी यही कलेक्ट करेंगे, है ना। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगी और ये सेट है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद पार्ट नंबर 8 है। कहता है कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस है उसकी कलेक्शन करनी है हमने। अब एक बात बताइए, इस चैप्टर के अंदर कितने भी क्वेश्चंस हो तो मेरे लिए भी उतने ही रहेंगे, आपके लिए भी उतने ही रहेंगे, यहाँ पे तो कोई चेंज आना नहीं है ना। तो ये कलेक्शन बच्चे वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी। हाँ, इधर अगर ये बुक ही चेंज हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एनसीईआरटी से कलेक्ट कर रहा हूँ और अगर आप आर डी शर्मा से कलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि हमारी और तुम्हारी कलेक्शन में डिफरेंस आ जाए। अदरवाइज ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। तो ये भी एक सेट है। चलिए लास्ट पार्ट है इसका, कहता है कि अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इसकी कलेक्शन करनी है ना। वर्ल्ड में मोस्ट डेंजरस एनिमल्स जो हैं, अब देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूं एनिमल्स में, तो हो सकता है कि किसी को टाइगर से डर लगता हो। वैसे तो खैर टाइगर तो सभी को ही डर लगेगा, बट लेकिन अगर मैं छोटे लेवल पे देखूं तो जैसे लड़कियों की बात करें तो कॉकरोच से डर जाती हैं, है ना। लेकिन मुझे कॉकरोच से डर नहीं लगता, तो मेरे लिए वो डेंजरस नहीं है ना। जैसे कि स्नेक की बात करें तो कई लोग स्नेक से डरते हैं बट मैं नहीं डरता, तो वाली बात है ना। तो यहाँ पे जो कलेक्शन होगी वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी और चीज़ के आपको कोई और एनिमल डेंजर लगता होगा, मेरे को कोई और लगता होगा, और थर्ड पर्सन की बात करें तो उसको कोई और लगता होगा। तो ये कलेक्शन बच्चे वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो इसको भी हम सेट नहीं कह सकते। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट है बच्चे 1 2 3 4 5 6, देख सकते हैं आप बोर्ड पे लिखा हुआ है सामने, ठीक है। कहता है कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। देखो ये ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं ना आप, इसमें आपने सिंबल फिल करना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का। तो देखते हैं, बहुत ईजी है और मैंने आपको बताया भी था बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू अच्छे से। बिलोंग्स टू मतलब जो उससे रिलेशन रखता हो, और नॉट बिलोंग्स टू मतलब जो उससे रिलेशन नहीं रखता हो। तो देखते हैं 5 ए से रिलेशन रखता है या नहीं रखता। ए ये सेट है, 5 इससे रखता है बेटे, बिल्कुल रखता है, तो हम कह सकते हैं इसको बिलोंग्स टू, है ना। 8 रखता है, नहीं रखता, तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो गया है, ठीक है। 0 भी इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू। 4 इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग्स टू हो गया। 2 भी इससे बिलोंग कर रहा है ए से, और 10 ए से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा बच्चे, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि हमने इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब नंबर 1 देखते हैं 1 बाय 1। तो नंबर 1 में कहता है कि ए इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज एन इंटीजर। भाई देखो ना, कहता है कि ए क्या है, एक्स कॉलन एक्स बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और एंड -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7। तो ये कोई सेट है जो आपके सामने सेट बिल्डर फॉर्म में है और आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब देखिए बात को समझिए, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखो सबसे पहले तो x के लिए बात हो रही है। अब x क्या है ये बात समझो, x एक इंटीजर है। इंटीजर कौन से होते हैं बेटा, जो 0 के राइट साइड में वैल्यू और जो 0 के लेफ्ट साइड में वैल्यू, यानी कि 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर, ये सारे के सारे इंटीजर्स कहलाते हैं ना। लेकिन अब इसने बोला कि x क्या है, एक इंटीजर है, और x जो है वो -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। -3 से बड़ा और बराबर है ना। तो देखिए -3 से बड़ा भी है और बराबर भी है, तो मतलब -3 तो इंक्लूड है ही है, और उससे बड़ा क्या होगा बेटे, -3 से, देखो ना नंबर लाइन पर अगर मैं चलूँगा तो -3 से बड़ा -2 ही तो होगा, तो -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, बस 6, क्योंकि 7 से छोटा है ना बच्चे, 7 से छोटा बताना है, ठीक है, 7 से छोटा। तो ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट देखते हैं एक बार इसका। सेकंड पार्ट में कहता है कि b इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखो कह रहा है कि b जो है वो क्या है, x कॉलन x इज नेचुरल नंबर, मतलब बिलोंग्स टू n, और n लेस देन 6। लेस देन 6 का मतलब क्या हुआ कि जो x है आपका वो 6 से छोटा है, लेस देन 6 यानी कि, है ना। तो देखिए बच्चे ध्यान से देखते हैं, इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी। रोस्टर फॉर्म देखो, x के बारे में बात हो रही है, x क्या है, नेचुरल नंबर है पहली बात, और 6 से छोटा नेचुरल नंबर देखो ना यार, यही तो होते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना बच्चे, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे भी। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है कि x कॉलन x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। देखो जो x है वो क्या है बच्चे,
टू डिजिट नेचुरल नंबर है सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8, यानी कि बात को समझते हैं। कहता है कि इसको डिनोट क्या है सी से, सी इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज अ टू डिजिट नंबर ना, टू डिजिट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और कहता है कि सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ठीक है, देखिए देखो ध्यान से देखना बेटा, x के बारे में बात हो रही है। x के बारे में क्या बात हो रही है कि x जो है वो एक टू डिजिट नंबर है और वो नेचुरल भी है। ठीक है, सेकंड ये कि उनके जो डिजिट है उनका सम 8 आना चाहिए। अब सबसे छोटा टू डिजिट का जो नंबर होता है वो क्या होता है बच्चे, 10 होता है ना, 10 होता है। लेकिन क्या इन दोनों का सम 8 आएगा? नहीं आएगा। तो अब ऐसा नंबर ढूंढो जो सबसे छोटा हो और जिनके डिजिट का सम 8 आता हो। तो बच्चे मैं पहले तो चलो 1 ही ले लेता हूँ, लेकिन दूसरे एंड पे मेरे को 7 लेना पड़ेगा, है ना। तो 17 एक ऐसा नंबर है जिनके डिजिट का अगर मैं सम करता हूँ तो 8 आ जाएगा और वो 2 डिजिट का भी है ना। अब इससे बड़ा देखते हैं, इससे बड़ा कौन सा होगा, यानी कि सेकंड उसमें। तो 2 के साथ में क्या लूँगा बच्चे, 6 ले लूँ, 26, 26 भाई, इन दोनों का भी तो 8 आएगा। उसके बाद 3 के साथ में 5 लूँगा, है ना, 4 के साथ में 4 लूँगा और 5 के साथ में 3 लूँगा, 6 के साथ में 2 लूँगा और 7 के साथ में 1 लूँगा और 8 के साथ 0 लूँगा। मेरे ख्याल से तो 2 डिजिट के नंबर सारे लिख दिए हैं और इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता है जिनका सम 8 भी हो, है ना। ओके, देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट ना, इसका फोर्थ पार्ट। कहता है कि डी है एक सेट जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, एक्स कॉलन एक्स इज अ प्राइम नंबर, है ना, एक्स कॉलन एक्स इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, और आगे लिखा है विच इज डिवाइजर ऑफ 60, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। देखिए कहता है कि बात को समझो, x के बारे में बात हो रही है। x क्या है, x एक प्राइम नंबर है। पहली बात तो ये कि प्राइम नंबर है ना, ठीक है। और कह रहा है कि विच इज डिवाइजर ऑफ 60, और यानी कि वो 60 का डिवाइजर भी होना चाहिए। तो अगर मैं 60 के प्राइम फैक्टर कर लूँ 2 मिनट के लिए, जैसे कि मैं 60 के प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ, लेट सपोज 2 से किया तो 3, और फिर 2 से किया तो ये आएगा 15, और फिर 3 से किया तो 5, और फिर 5 से किया तो ये 1, है ना। तो बच्चे क्या आएगा, देखो ना, अगर मैं इसके फैक्टर देखूँ तो 2, 2, 3, 5 यही तो आ रहे हैं ना प्राइम फैक्टर, ठीक है। बट आपको ये बताया था कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है ना। तो क्या आएगा बच्चा अपना आंसर आएगा 2, 3 और 5, ठीक है। ये हो गया, आप इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे ना। हाँ तो बेटा देखते हैं फिफ्थ पार्ट ना, इस क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है उसमें कहता है बेटा ई से डिनोट किया है सेट को, और क्या कहता है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है ना। अब इससे बनाना हमने ना, सेट बनाना है, और इसको किस में लिखना है बच्चे, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर नहीं लिखा है, आप इसको देख लेना, बस मैंने तो अपना वर्ड लिख दिया है एक ट्रिग्नोमेट्री। अब इसको जब हमने रोस्टर फॉर्म में बनाना है तो कैसे करेंगे बच्चे, सबसे पहले टी लिख लेंगे, फिर आर आ गया, देन आई आ गया, फिर जी आ गया, फिर ओ आ गया, फिर एन आ गया। अब ये ओ आ चुका है ना, तो ओ दोबारा नहीं आएगा, एम, तो एम आ गया, ई आ गया, टी ऑलरेडी आ चुका है, आर भी आ चुका है, वाई आएगा, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। बताया था ना कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो देखते हैं छठा पार्ट ना, इसका सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट में है बच्चे कि एफ से डिनोट किया है, पहली बात तो ये, और कहता है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, एक वर्ड है बेटा बेटर, और इसको आपने करना है ना, ठीक है। तो देखते हैं इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होती है। तो पहले बी आ गया, फिर ई आ गया, फिर टी आ गया। अब टी तो आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, ई भी आ चुका है, आर आएगा खाली, है ना। तो ये आ गया, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। आपने सभी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना। अभी क्या था, पीछे आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी और आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा था। अब आपको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जाना है।
तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो है 3, 6, 9, 12। ठीक है, ये है इसका फर्स्ट पार्ट। तो देखते हैं बेटे, आपने पता है जब भी आपने रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जाना हो तो आपने क्या करना है, आप बच्चे इसके बीच में ना रिलेशन क्रिएट करने की सोचोगे, क्या रिलेशन बन रहा है। अगर वो पहचान लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3 into 1, इसको 3 into 2, इसको 3 into 3, देन 3 into 4। तो आपने क्या देखा बेटा कि 3 तो एज इट इज चल रहा है, लेकिन इसके साथ में नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। ठीक है, तो इसको बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि लेट्स से इसको अगर मैं मान लेता हूँ कि ये ए है, ए एक सेट है ना, तो मैं ए को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूँगा। देखिए x कॉलन x, x की बात हो रही है ना, बेसिकली x क्या है बेटा 3n है। आप चेक कर लो, 3 का ही तो प्रोडक्ट चल रहा है। अब n क्या है बेटा, देखो ना 3 तो एज इट इज चल रहा था, और n क्या है, n ये था 1 2 3 4। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, कॉमा n बिलोंग्स टू n, यानी कि n जो है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन n है कहाँ तक, 1 2 3 4 तक है n। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर जो n है आपका वो कितना है बेटे, या तो आप लेस देन इक्वल टू 4 लिख दो या फिर लेस देन 5 लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका आंसर है। अच्छा मैं आपको ये और बता दूं कि पीछे एनसीईआरटी में इसमें यहाँ पे जो लिखा है वो ये लिखा है कि 1 से बड़ा और इक्वल है n, बट 5 से छोटा है, कुछ ऐसे लिखा है पीछे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि अगर 5 से छोटे कोई नेचुरल नंबर होंगे तो वो कौन से होंगे, 1 2 3 4 ही होंगे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे मर्जी लिख लेना है। मैं इसको रफ कर देता हूँ फिलहाल। अब देखते हैं बच्चे सेकंड पार्ट ना इसका। तो सेकंड पार्ट है बेटा 2 4 8 16 32। देखिए 2 4 8 16 32 और कंप्लीट बस यहीं तक है ना। अब ध्यान से देखो, इसके बीच में रिलेशन ढूंढो। जैसे कि मैं साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये साइड में रफ वर्क है ना, एक तरीके से मैं आपको समझाने के पर्पज से लिख रहा हूँ खाली। जैसे कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, और ये देखो 2 की पावर 2 है, इसको देखो 2 की पावर 3 नहीं है, ये 2 की पावर 4 होता है, और ये 2 की पावर 5 होता है। तो बच्चे आपको एक रिलेशन मिल रहा है ना कि ये सारे के सारे क्या है बेटा 2 की पावर्स है ना। तो मैं अगर इसको लेट कर लूँ से b है ना, b से डिनोट कर दो, तो b सेट की सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगी बच्चे, सेट बिल्डर फॉर्म आएगी x कॉलन x। x क्या है बच्चे, 2 की पावर n है, चेक कर लो 2 की पावर ही तो चल रहा है ये। अब n जो है वो क्या है 1 2 3 4 5, तो इट मीन्स नेचुरल नंबर है n, तो कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसकी रेंज कहाँ तक है, वही 5 तक है। तो वेयर आप लिख सकते हैं कि n जो है लेस देन इक्वल टू 5 है ना, 5 भी इंक्लूड है क्योंकि इसमें। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखते हैं इसका, ये था सेकंड पार्ट ना, थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चे एक बार। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में लिखा है कि 5 25 125 और 625 625, बस यही है। हाँ तो देखो ना साफ यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, वही चीज़ तो हो रही है। अगर मैं इसको c से डिनोट कर दूँ, लेट्स से कि ये c है, तो c सेट क्या आएगा बच्चे, x कॉलन x इज इक्वल टू, देखो ना 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 5 की पावर 4, तो 5 की पावर n, और n जो है वो नेचुरल नंबर है, और n की जो रेंज है वो 4 तक गई है ना बेटा, 5 की पावर 1 2 3 4, तो n की जो रेंज है वो कहाँ तक है बेटा, लेस देन इक्वल टू 4 तक है। ठीक है, तो ये भी हो गया। देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में है 2 4 6 कॉमा डॉट डॉट डॉट। लेट्स से इसको मैंने d मान लिया, कहता है कि 2 4 6 कॉमा डॉट डॉट डॉट। देखो ना ध्यान से देखो बच्चे, क्या है ये क्या है, 2 का मल्टीपल है यार, देख लो ना, 2 एकम 2 2 2 4 2 3 6 एंड सो ऑन है ना, 2 का मल्टीपल ही तो चल रहा है। दूसरे शब्दों में इसको खैर हम इंटीजर भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको इंटीजर नहीं कह सकते, तो हम इसको दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको इंटीजर की फॉर्म में लिखता तो कैसे लिखता, x कॉलन x है ना, x क्या है बेटा, इज एन इंटीजर, सॉरी इज एन पॉजिटिव, इज एन इवन नंबर है बेटा, इज इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर, खाली बस इतना लिख सकते हैं कि इवन नंबर है, क्योंकि लिमिट तो दी नहीं है कहाँ तक है ना। और दूसरा हमारा तरीका ये भी था कि मैं इसको 2n के तरीके से भी लिख सकता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल d इज इक्वल टू x कॉलन x इज इक्वल टू 2n। चेक करो ना, देखो 2n, क्योंकि 2 1 2 2 2 4 2 3 6 है ना, 2 4 8 एंड सो ऑन, ऐसे ही तो चल रहा है। और n क्या है बच्चे, यहाँ पे आप n चेक कर लो, नेचुरल नंबर है, और लिमिट कहीं है नहीं, तो बस ऐसे लिख दो। तो ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, दोनों ठीक है। ठीक है, देखते हैं आगे अगर कुछ बचा है तो फिफ्थ पार्ट भी बचा है किसका, वो देखते हैं। कहता है कि 1 4 9
349 कॉमा डॉट 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 100। ठीक है, ये है। तो देखो बहुत आसान है, आप ध्यान से देखो ना, तो ये बेटा सारे के सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर। देखो ना 1 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, है ना, ऐसे इसके बीच में भी होंगे। तो बच्चे ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो अगर आपने इसको ई माना होगा तो मैं ई सेट को कैसे लिख सकता हूँ, एक्स कॉलन एक्स। एक्स क्या है बेटा, एक्स क्या है, देखो समझो ना कि एक्स है क्या, एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है पहली बात ये। और इसकी रेंज कहाँ तक है बच्चे, इसकी रेंज कहाँ तक है, देखो ना आप चेक करो कि इसकी रेंज कहाँ तक है। इसकी रेंज होगी बेटा 10 तक। ठीक है, चलो इसको मैं इजी वे में लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि ई इज़ इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज़ इक्वल टू, देखो एक्स क्या है बेटे, एन स्क्वायर है, एक्स क्या है, एन स्क्वायर है, मतलब ये सारी एन स्क्वायर ही तो, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, है ना, एन स्क्वायर है। देखो अच्छा एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे साइड में मैं सिंपलेस्ट वे में लिख के दिखाता हूँ आपको, तब समझ में आएगा। 1 का स्क्वायर, ये 4 को 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे भैया 16 होगा, फिर 25 होगा, एंड सो ऑन, है ना, फिर डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में 10 का स्क्वायर, ऐसे ही है ना ये। तो देखो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स कॉलन एक्स इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर, है ना, और n क्या है बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नेचुरल नंबर है सारे के सारे, कॉमा n बिलोंग कर रहा है कैपिटल लेटर n यानी कि नेचुरल नंबर को। और इसकी रेंज कहाँ तक है बेटा, वेयर n की जो रेंज है वो 10 तक है ना, अप टू 10, तो n इज़ लेस देन इक्वल टू 10, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कीजिए और देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर हमने 4 में किया है ना, वही क्वेश्चन है, बस फ़र्क इतना है कि इस बार आपको दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में और आपने लिस्ट बनानी है यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना। तो पहले से स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 में है ए इज़ इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। देखो ना पहले का तो बहुत ही ईजी हो गया, ए सेट है, ठीक है, क्या कहता है बच्चे कि एक्स कॉलन एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर बोले तो 1 3 5 एंड सो ऑन, क्योंकि लिमिट तो दी नहीं थी, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड वाला। सेकंड में कहता है कि बेटे बी जो है वो है एक्स कॉलन एक्स इज एन इंटीजर, बेटा इंटीजर है और साथ में ये बोला है कि -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2, यानी कि एक्स जो है वो क्या है बच्चे, इंटीजर है और उसकी रेंज आपको ये दे रखी है। अब देखो ना इंटीजर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना होता है, -0.5 होता है, और ये कितना होता है 4.5 होता है, ये यही होता है ना, है ना। अब इससे तो बड़ा है x लेकिन इससे छोटा है, यानी कि इसके बीच में जितने भी इंटीजर है हमने वो लिखने हैं ना। तो अब देखो 0.5 से बड़ा क्या होता है बेटा, 0.5 से बड़ा 0 होता है ना, तभी तो आता है ना -1, है ना, एंड सो ऑन। तो 0 आएगा ना यहाँ पे, फिर 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4 और फिर 4.5 तो है ये। तो बच्चे ये आएंगे ना इसके बिटवीन, चेक कर लो आप, है ना। तो मैं लिख दूँ 0 1 2 3 4, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे लिखा है बच्चे तीसरे पार्ट में कहता है कि C एक सेट है और क्या है वो, x कॉलन x इज एन इंटीजर, इंटीजर के साथ में इसने ये बोल दिया कि x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। देखो इस चीज़ को समझो, आप 2 मिनट के लिए मान लो, या 2 मिनट के लिए क्या मानना है कि x स्क्वायर इक्वल टू मान लो 4 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, +-2 आएगी, नहीं आएगी, है ना, x की वैल्यू +-2 आएगी। अब आप ये देखिए कि जब आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो x की वैल्यू एक -2 यहाँ पे प्लॉट करेंगे, एक x की वैल्यू +2 यहाँ पे प्लॉट करेंगे, इसको कहते हैं -∞, इसको कहते हैं +∞, है ना। तो आपके 3 इंटरवल बन गए, एक इंटरवल ये बन गया, एक ये वाला इंटरवल और एक ये वाला इंटरवल। अब आप ये देख लीजिए कि आपका जो आंसर आ रहा है वो कहाँ पे लाई कर रहा है ना, बस आपने इतना देखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई भी वैल्यू लो आप, भाई यहाँ से कोई भी इंटीजर ही बोला है ना उसने क्वेश्चन में, तो यहाँ से कोई भी इंटीजर लेते हैं, लेट से 3 लिया मैंने, 3 का स्क्वायर किया 9 आया, भाई यहाँ पे मैंने 3 पुट किया 9 आ गया ना, 3 का स्क्वायर 9 आ गया ना, तो लेस देन इक्वल टू 4, क्या ये चीज़ ट्रू आ रही है, पहले ये बताओ भाई। 9 4 और 4 से छोटा होता है, 4 या 4 से छोटा नहीं होता ना, तो ये तो हो गया फॉल्स, तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ से देखते हैं, मैंने -3 ले लिया इस तरफ से, तो -3 लिया और उसका स्क्वायर किया और चेक किया तो 9 लेस देन इक्वल टू 4, फिर से फॉल्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मतलब मेरा आंसर ये है ना, -2 से 2 है मेरा आंसर। अब देखो -2 से 2 कौन कौन से हो सकते हैं, आपको ये तो पता चल गया ना कि आपका -2 से 2 जाएगा। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि आप बात को समझो, देखो -2 भी इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि -2 का मैं स्क्वायर करूँ तो 4 ही आता है, और +2 भी इसके अंदर आ जाएगा, और इनके बीच में जितने भी इंटरवल है वो सारे आ जाएंगे ना। तो -2 है,
फिर -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है ना? और कोई हो सकते हैं? चलिए ठीक है, देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में है, फोर्थ पार्ट में लिखा है बेटा कि डी एक सेट है, x:x इज अ लेटर ऑफ द इन द वर्ड, एक वर्ड है बेटा लॉयल। क्या है बच्चे? लॉयल है ये। अब इससे बनाना है यार, बहुत इजी हो गया ये तो। देखो ना, L आ गया, O आ गया, Y आ गया, A आ गया। अब L तो आ चुका है तो L दोबारा मत लिखो, है ना? फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं एक बार। फिफ्थ पार्ट में कहता है कि E जो है एक सेट है, E एक सेट है। कहता है कि x:x इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर, यानी कि यहाँ पे जो x है वो क्या है बच्चे? ईयर में एक मंथ है, और वो मंथ कौन सा है? कहता है कि नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डे ना हो। तो 31 डे किस किस में नहीं होते? देखो, जनवरी में तो होते हैं, फरवरी में नहीं होते। तो पहला तो आ गया फरवरी, फिर मार्च में होते हैं अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद अक्टूबर छोड़ के नवंबर, और फिर दिसंबर में तो होते हैं। देखो ना, यही ऐसे मंथ है ना बच्चे जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। और अगर आपको नहीं पता होता, आपको पता है टिप्स पे करते हैं, जो ऊपर होता है टिप्स पे उसमें 31 डे होते हैं, जो नीचे होता है उसमें नहीं होते, है ना? तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सारे डेज आ गए, तो ये एक सेट बन गया बच्चे। इसके बाद देखते हैं आगे, एफ, एक सेट एफ भी है बेटा इसमें। तो एफ भी बनाते हैं। क्या है एफ के लिए? बोल रहा है कि x इज x:x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, यानी कि कहने का मतलब ये है कि x इस बार इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट्स है जो कि कहाँ तक है बेटा? k तक प्रीसीडिंग है। ठीक है, अब देखो k तक, तो मैं पहले लिख दूँ ABCD, ABCD कैप्स में ले लेता हूँ, EFGHIJ और k तक बोला था ना? हाँ, प्रीसीड्स k, है ना? अब इसमें कॉन्सोनेंट्स, यानी कि वोवेल्स नहीं होना चाहिए। कॉन्सोनेंट समझते हो ना, जो वोवेल्स ना हो, तो A, E, I, ये बच्चे ये वोवेल्स है ना? तो इनको छोड़ के यानी कि यहाँ से, क्योंकि K तक बोला था ना। तो कौन कौन से आ गए बच्चे? B आ गया, C आ गया, D आ गया, F आ गया, F के बाद G आ गया, H आ गया और J आ गया। ठीक है, ये एक सेट बन गया। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कीजिए। देखते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी है, बस आपने मैच करना है खाली ना। तो देखते हैं, आपके लेफ्ट साइड में जो लिखे हुए हैं बेटे वो रोस्टर फॉर्म है, और राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म है। तो आपने सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म से मैच कराना है खाली। तो देखते हैं एक बार 1 बाय 1 ना कैसे कर सकते हैं। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेट बिल्डर फॉर्म से आप रोस्टर फॉर्म ढूंढने की कोशिश करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब कहता है कि x:x इज़ अ प्राइम नंबर। देखो, पहली बात तो ये कि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं ना। फिर कहता है कि एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, और 6 का डिवाइजर भी है। अब 6 का डिवाइजर की बात करें तो देखो ना, 6 का डिवाइजर कौन कौन सा हो सकता है भाई? अगर मैं इसके फैक्टर भी करूँगा तो 6 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, है ना? यही सब आएंगे ना। अब बात को समझो, अगर मैं 6 को भी ले लूँ तो वो तो प्राइम नंबर नहीं होगा ना, तो इसलिए 6 को तो नहीं ले सकते, और 1 को भी नहीं ले सकते भाई। 1 1 1 ये भी तो जा रहा है, लेकिन 1 को भी नहीं ले सकते क्योंकि 1 भी प्राइम नंबर नहीं होता, है ना? तो प्राइम नंबर खाली ये वाले होते हैं। तो बच्चे, अब इससे कौन सा सेट बना है? 2 और 3 बना है। अब हम ये देख लेते हैं 2 और 3 कोई सेट है यहाँ पे, ये वाला है ना? तो इसका इसके साथ मैच हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। कहता है कि x:x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड भी है, नेचुरल भी है, और 10 से कम है। देखो, ऑड भी है और नेचुरल भी है। तो ऑड नेचुरल कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9, 9 तक ही होगा भाई, 10 से कम है तो 1 3 5 7 9, हाँ ये रे, है ना? तो इसका इससे हो गया। ठीक है, इसके बाद x:x इज़ अ नेचुरल नंबर। देखो, x क्या है? नेचुरल नंबर है, एंड डिवाइजर ऑफ 6। और देखो, ये और ये तो सेम ही हो गया ना बेटा, बस यहाँ पे नेचुरल और यहाँ पे प्राइम बोला था। अब डिवाइजर ऑफ 6, बाकी लास्ट में तो सेम चीज़ बोली है ना। तो इसका मतलब अगर मैं अब देखूँ तो मेरे पास क्या क्या था बच्चे? 2 था, 3 था, और 6 खुद भी था, और इसके बाद 1 भी था। तो अब एक बात, तो ये सारे नहीं ले सकता मैं, क्योंकि अब तो मैं सारे ले सकता हूँ। प्राइम नंबर तो नहीं देख रहा ना, अब तो मैं नेचुरल देख रहा हूँ, तो ये तो सारे नेचुरल भी है ना? तो ये रहा, ये इसके साथ टैली हो गया। ठीक है, अच्छा बच्चे देखो, एक बात समझना कि पहला और जो तीसरा था वो बिल्कुल सेम ही था, बट आपने डिफरेंस क्रिएट करना था। अब देखो, 6 का डिवाइज़र का मतलब समझो कि 6 से क्या क्या वैल्यू डिवाइड करती हैं। जैसे कि अगर मैं देखूँ 6 से
2 6 को डिवाइड कर देता है, 3 भी डिवाइड कर देता है, 1 भी कर देता है और 6 को 6 भी डिवाइड कर देगा, है ना, मानते हो? तो ये सारे के सारे डिवाइजर है भाई इसके, मानते हो? ये सारे के सारे डिवाइजर है, लेकिन ये सारे के सारे प्राइम नंबर नहीं है ना, ये सारे के सारे प्राइम नंबर नहीं है, सारे के सारे नेचुरल है। तो नेचुरल वाले केस में सारे ले लूँगा, लेकिन प्राइम नंबर वाले केस में प्राइम नंबर सिर्फ ये दोनों होते हैं, तो मैं ये दोनों लूँगा, ठीक है, बात को समझो। अगला तो बहुत ही आसान है, मैथमेटिक्स, और ये रहा मैथमेटिक्स, है ना, तो इसका इससे टैली हो गया, ठीक है बच्चे। तो वीडियो तो यहीं तक थी और पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 और आपसे मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। बाकी बस थैंक यू।